जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी साथियों को। क्लास 10th का आज ये दूसरा क्लास है और आज हम जो पीछे पढ़े थे उसका रिवीजन के साथ साथ आगे के टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो उस दिन हमने सीखा था, जाना था संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है? तो संसाधन वो होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। संसाधन साइकिल भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, खनिज भी हो सकता है, लवक भी हो सकता है। जो वस्तु हो या सेवा हो, हर चीज संसाधन कहलाती है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की करती है ना। संसाधन को दो वर्गों में उस दिन हम लोगों ने विभाजित किया था। एक मानवीय संसाधन, एक जो है प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन को भौतिक संसाधन भी कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन को जैविक संसाधन भी कहते हैं। उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख करके आप पढ़ सकते हैं। और आज हम आगे की क्लास को चालू करते हैं। तो संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि संसाधन जो है उसको तोड़ने में आसानी हो, है ना। बात समझ में आया? तोड़ने में आसानी हो। संसाधन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और तोड़ने में इसकी सहायता होती है संसाधनों को। तो पहला संसाधन जो होता है, पहला जो भाग है उत्पत्ति के आधार पर, उस दिन हमने पढ़ा था इस चीज को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो होता है जो सजीव होते हैं। जैविक संसाधन सजीव होते हैं, श्वास ले सकते हैं, अपना जीवन खुद स्थापित कर सकते हैं। जैविक संसाधन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन अजैविक संसाधन इसके विपरीत है। अजैविक संसाधन सजीव नहीं होते हैं, श्वास नहीं ले सकते, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे मानव द्वारा निर्मित संसाधन, यदि वो खराब हो जाएगा तो एक बार डेड हो गया, मान लीजिए कि बैटरी है वो खराब हो गया, तो उसको बनाने के लिए मानव ही आएंगे, है ना। फिर उसके बाद उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो था एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो था वो अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो ऐसा संसाधन जो बार बार मानवों को आवश्यकता बार जो है अपना निर्माण कर लेता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जो बार बार अपना निर्माण खुद कर लेता है। यह पुनर्चक्रीय होता है। पुनर्चक्रीय का मतलब होता है कि अपना बार जो है निर्माण कर ले रहा है। जैसे हवा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, पुनर्चक्रीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में बोला जाए तो ये ऐसा संसाधन होता है जो एक बार ही मानवों को सहायता प्रदान करता है, एक बार ही मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त करवाता है। जैसे कोयला जो है, कोयला को अगर हम जला देंगे तो फिर क्या उपयोग में वो आएगा? हाँ, कुछ लोग उसका अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए कि आप एक बार पेट्रोल को जला दीजिएगा तो फिर क्या वो उपयोग में आएगा? लेकिन नवीकरणीय संसाधन में ऐसा नहीं है। आप बैटरी में चार्ज को स्टोर करते हैं, विद्युत को स्टोर करते हैं, तो उसको बार चार्ज करके आप ये जो है कर सकते हैं, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको शायद पूछेगा कि बैटरी कौन सा संसाधन में, सेल जो होता है कौन सा संसाधन में आएगा?
तो नवीकरणीय संसाधन में, और कोयला पूछ देगा तो अनवीकरणीय संसाधन में। यह VVI क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इससे सवाल हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन से। उसके बाद हम तीसरा जो है, तीसरा यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे हम। अब हम लोगों को देखना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहले हम व्यक्तिगत संसाधन को जानते हैं कि ये क्या है। तो व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन किसी खास व्यक्ति या उसके अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके लिए वह सरकार को लगान या टैक्स देता है। लगान को इंग्लिश में टैक्स बोला जाता है। तो कोई खास व्यक्ति है, मान लीजिए कि हम ही हैं, मान लीजिए कि आप ही हैं, आप किसी संसाधन को रखे हुए हैं। जैसे हो सकता है आपका पर्सनली साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, या कोई ऐसा वस्तु हो जो आपका पर्सनल हो। उसके बदले आप सरकार को लगान दे रहे हैं या न भी लगान दे रहे हैं, तो उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल है, पर्सनल संसाधन है ना, पर्सनल संसाधन है। जैसे में क्या हो सकता है, तो लैंड हो सकता है, ज़मीन हो सकता है, लैंड हो सकता है, घर हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल या बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, डिजिटल बोर्ड हो सकता है। जितना भी पर्सनली चीज़ हो वो व्यक्तिगत संसाधन में आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सामुदायिक संसाधन क्या है। सामुदायिक संसाधन का क्या मतलब है। तो ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज में रहने वाले लोगों के लिए होता है। जो पूरे समाज में रहने वाले लोगों के लिए होता है ना। जैसे क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, तो पार्क देखे हैं ना, जैसे कि इको पार्क है पटना के, भाई वो तो गजब है, उसको कुछ कहना नहीं है। जैसे में गांधी मैदान हो सकता है, पटना के गांधी मैदान भी देखने वाला चीज़ है भाई। ऐसा ऐसा समाज में स्थिति है कि क्या कहा जाए। फिर क्या हो सकता है, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया या प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया। वो सामुदायिक संसाधन में आते हैं, वो सामुदायिक संसाधन में आते हैं। इसका अगर हम इसको हम और बेहतर तरीक़ा से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा संसाधन है जो एक व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल में नहीं होता है, ये अनेकों व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए होता है। उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं, है ना। अगर बोरिंग फील हो रहा है तो एक बार बाहर जाइए, टहल के आइए, है ना, है ना। बात समझ में आई, बात समझ में आया, है ना, बात समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल में पार्क, विद्यालय, रेलवे, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जितना भी है जहाँ एक से अधिक लोग जाते हैं उस संसाधन को प्राप्त करते हैं। बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन में सम्मिलित है ना, सामुदायिक संसाधन में सम्मिलित है। अब आप जिससे बात भी करते हैं वो भी सामुदायिक संसाधन में ही है ना। ताकि आपको मालूम है कि अगला आपसे बात कर रहा है, लेकिन अगला को थोड़ी ना मालूम है कि आप कितना से बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है ना, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। एक सेकंड,
कैप्चर नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? एक सेकंड, सब चीज ठीक कर रहे हैं अभी। ये थोड़ा कट रहा था। एक सेकंड। हाँ, अभी हो गया। सामुदायिक संसाधन को हमने देखा था। सामुदायिक संसाधन को हमने देखा था। अब राष्ट्रीय संसाधन को हम देखते हैं। अब हम राष्ट्रीय संसाधन को हम देखते हैं, है ना? बात समझ में आए? अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो किसी भी देश के सीमा के अंदर तथा समुद्री सीमा के 200 नॉटिकल मील का संसाधन जो होता है, उपस्थित देश में संसाधन जो होता है, उसे ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में आप देखे होंगे कि आप भारत के दक्षिण पश्चिम इलाके में देखेंगे तो वह है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर या अरब सागर भी बोलते हैं ना। तो इंडियन ओशियन में आप देखे होंगे कि हम लोग जो हैं वो 200 नॉटिकल मील ही अपना अधिकार जमा पाते हैं। उसके बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सम्मिलित हो जाती है। जिनका दबाव है, पूरे विश्व में दबाव है, उनको ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा समुद्री इलाकों में कैप्चर किए हुए हैं, है ना। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। इसको आप गौर कर लीजिएगा, है ना। 1 इतना किलोमीटर होता है। बात समझ में आई? यदि बात समझ में आए तो सही है। ये संसाधन मानव निर्मित संसाधन भी हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय संसाधन में उपस्थित हैं। जैसे मानवीय संसाधन क्या हो सकते हैं? जैसे फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, ये सब जितने भी है देश के अंदर निर्माण हो रहा है तो मानवीय संसाधन हो जाएगा। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या हो गया? खनिज हो गया, लवण हो गया, मिनरल्स हो गया, जितना भी ऐसा चीज़ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो प्राकृतिक संसाधन में राष्ट्रीय इसमें सम्मिलित हो जाएगा, है ना। बात समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तो यह एक ऐसा संसाधन है
यह एक ऐसा संसाधन है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय सीमा या किसी देश के समुद्री सीमा को छोड़कर। अब मान लीजिए कि भारत देश के हम बताएं कि भारत देश के अंदर जो संसाधन है और भारत के समुद्री इलाका जो 200 नॉटिकल मील है वहाँ से छोड़कर जितना भी समुद्री इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन हो सकते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन हो सकते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र हो सकता है, यूएस, यूएन, संयुक्त राष्ट्र हो सकता है, WHO हो सकता है, WHO हो सकता है, विश्व बैंक हो सकता है, WHO हो सकता है, विश्व बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है। IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक का काम होता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब कि दीर्घ अवस्था में ऋण को देना या लोन को देना, लॉन्ग टर्म में लोन को देता है विश्व बैंक। और IMF का काम ही भी जो है वो देश को लोन देना ही है, लेकिन ये जो है शॉर्ट टर्म में लोन देता है ना। WTO हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, है ना। WTO जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, नाटो हो गया, ये सब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित होते हैं। अब हम चौथा देखते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन क्या हो सकता है भाई। चौथा हम देखते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन क्या हो सकते हैं। तो इसे भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक संभाविक संसाधन, दूसरा जो है विकसित संसाधन, स्वाभाविक संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन या भंडारित संसाधन, संचित कोष संसाधन, है ना, संचित कोष संसाधन। तो संभाविक संसाधन का मतलब हम समझते हैं कि ये क्या है। तो यह संसाधन की जो है संभावना की गई है, यह संसाधन की होने की संभावना की गई है, परंतु इसके खोज में बहुत ही कठिनाइयाँ या खर्चा होता है और समय भी अत्यधिक लगेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय के पर्वत के तलहटियों में बहुत मिनरल्स, खनिज है, परंतु उसको खोजने में अत्यधिक खर्च है और साथ ही अधिक समय लगेगा, जिसको बहुत दिक्कत है। इसी कारण से वो संभाविक संसाधन में गिनती आती है, जो भविष्य में हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां वो खोज करें और उसका इस्तेमाल करें, है ना। जैसे में आप देख सकते हैं, हम यह जानते हैं कि हिमालय की तलहटियों में खनिज भरपूर मात्रा में है, परंतु इसकी उत्खनन में बहुत समय और लागत लगता है ना, लागत लगता है। और दूसरा क्या है, तो गुजरात के कच्छ में, गुजरात में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की असीमित संसाधन है, जो पूरा संभावना किया जा सकता है और बहुत भरपूर मात्रा में, लेकिन उसमें खर्च बहुत अधिक आएगी। अब कहने का मतलब है कि राजस्थान में हम लगा देते हैं, गुजरात के कच्छ इलाकों में हम सोलर प्लांट को लगा देते हैं, पवन ऊर्जा को लगा देते हैं, तो बताइए खर्चा कितना आएगा, समय कितना लगेगा, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है अभी हमारे यहाँ। उसके बाद हम विकसित संसाधन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो ये संसाधन खोजते समय ही मात्रा एवं गुणवत्ता की इकाइयों को देखा जाता है। मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही इसमें उपस्थित होता है। मात्रा का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही विशाल है, मतलब कि विस्तार इसका बहुत ज़्यादा है।
एवं दूसरा जो है इसका गुणवत्ता बहुत अधिक है, बहुत अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। जैसे में गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा बड़े स्तर में लगाए जा रहे हैं, जिसका मात्रा एवं गुणवत्ता बहुत अधिक है। मात्रा इसलिए अधिक है क्योंकि सोलर प्लांट के माध्यम से हम बहुत एनर्जी को जो है स्टोर कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है भंडार संसाधन क्या है, तो ये संसाधन जो पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में उपस्थित है, भरपूर मात्रा में उपस्थित है। अब भरपूर मात्रा में क्या उपस्थित है भाई, तो जल है, हाइड्रोजन है, जल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन आजकल कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण से या हो युद्ध चल रहा है देशों में, आपसी देशों में, तो उस कारण से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण फैल रही है, जिससे जल में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इजराइल ईरान और अमेरिका में जो युद्ध चल रही है, उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रही है। तो ये सब कारण से जो है पॉल्यूशन फैल रहा, प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण से ये सब की भी जो है भंडारी संसाधन में जल और हवा है वो कम रहा है। अब संचित कोष संसाधन, ऐसा संसाधन जो भविष्य के लिए संचित किया गया है, ऐसा संसाधन जो भविष्य के लिए संचित किया गया है, जो मानवीय संसाधन भी बोला जा सकता है या प्राकृतिक संसाधन भी इसमें सम्मिलित होता है। आई होप, हमको लगता है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आपको डेडिकेटेड वीडियो में ही नोट्स मिल गया, तो और क्या चाहिए, है ना। और मेहनत कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगला क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगला क्लास में आपको बोर्ड पर ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी टेक्निकल एरर है तो दिक्कत था, इसी कारण से सोचे कि ऐसे हम वीडियो बना लेते हैं। बस समझ में आया। चलिए, धन्यवाद।